Okay, dear friends, please sit down. आज देखिए, ये रविराज हिंदी माध्यम का सेकेंड टॉपर है, 182। वैसे हिंदी माध्यम का फर्स्ट टॉपर से भी आप मिलेंगे, वो भी मेरा ही स्टूडेंट है, अंकिता कांति। और मैं रविराज को वैसे तो कहने के लिए हिंदी माध्यम का सेकेंड टॉपर है, लेकिन मैं इसको ऑल इंडिया टॉपर मानता हूं। कारण क्या है कि जब आप इसके अचीवमेंट को देखेंगे तो आप में से ये पता चला होगा कि आपने कभी, अगर हम लोग जब बचपन में थे तो एक बड़ा एक इंस्पायरिंग मूवी आई थी, कैसे नाचे मयूरी, और उसमें कितना एडवर्स कंडीशन में प्रिपरेशन किया है। इनके नोट्स ये बनाते थे, मेरे लेक्चर को नोट डाउन इनकी माता करते थे। ये इसके साथ स्क्राइब कहाँ चले गए? हाँ, ये है, ये स्क्राइब है, ये इन्होंने लिखा पेपर। अब बताइए, आप लोगों को थोड़ी सी बीमार या थोड़ा एडवर्स कंडीशन होता है तो तुरंत पैकअप करने की बात सोचते हो। कितने एडवर्स कंडीशन है मैं उसको बताऊं आपको। 2021 में रविराज ने हमसे किया था 172 लेक्चर, आज भी उसके दिमाग में फिट है। और मैं आपको बताऊं कि कितनी मेहनत की है, एक एक चीज को 5-5 बार रिवाइज। आज आपकी इसी के मुख से सुनिए, बौद्धिक जुगाली कितनी आवश्यक है, हिस्ट्री से कैसे जीएस का दरवाजा खुलता है। जितनी चीजें मैं बताता हूं इसने महसूस किया, उसको इंप्लीमेंट किया और तब इस मुकाम पर पहुंचा है। उस एडवर्स कंडीशन में जब लिख नहीं सकता था, इसके माताजी लिखती थी, इनको सुनाती थी, ये एग्जामिनेशन में जाकर लिखता था 3 लोगों के प्रयास से, और उसके बाद इतने बड़े रैंक पर पहुंचा। इसलिए मैंने कहा कि इसको ऑल इंडिया टॉपर मानता हूं मैं। बाकी आप रविराज ईमानदारी से जो फील किया तैयारी के मध्य, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हो, ईमानदारी से आज दिल की बात इन लोगों से शेयर करो, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा माइक है इसमें ऑन है क्या? It's okay, sir. नहीं सर, नहीं सर, it's okay. I can. It's okay, sir. आराम से। Is it okay, sir? हेलो। हेलो। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार, और टीम स्टडी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके मणिकांत सर को, जो हमारे शिक्षक तो है ही, साथ में हमारे मार्गदर्शक है। अपनी बातों की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, यह तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। तो कठिनाइयां या संघर्ष तो लाइफ का एक पार्ट एंड पार्शल है, और मुझे नहीं विश्वास है कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिनकी जिंदगी में कोई कठिनाई ना हो। बट हम में से वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उन कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और उससे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहां तक मेरी बात है तो आप सबको ही तक पता चल चुका होगा कि मैं ऑल इंडिया रैंक 182 हूँ, और विजुअली चैलेंज्ड भी हूँ इसके साथ साथ। और विजुअली चैलेंज्ड होने के कारण मेरी कठिनाइयाँ थोड़ी सी अलग रही। शायद जिस तरह की कठिनाइयाँ आप सामना करते हैं तो उन कठिनाइयों को मैंने भी फेस किया है, पर इसके अतिरिक्त मुझे कुछ अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। बट ये बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा ग्लोरिफिकेशन किया जाए, ये बताने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि अगर आप भी उन कठिनाइयों से टैकल करना चाहते हैं तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और फर्म डिटर्मिनेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड वंस यू कैन ऑल्सो अचीव समथिंग। जहां तक बात है द स्टडी के साथ मेरे संबंध की, तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल यहीं से किया था। मैंने सर का रिकॉर्डेड क्लास लिया था आई थिंक 2021 के लास्ट में, और फिर सर के जो 171 172 लेक्चर्स है उसे मैंने पूरा किया।
जो सर के नोट्स थे, जो पीडीएफ फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड किया जाता था, उसे मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा। आप लोग शायद पीडीएफ्स को या फिर जो नोट्स है उसको 2-4 बार पढ़ते होंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती होगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कम से कम 20 बार नोट्स को रिवाइज किया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले बीपीएससी में और फिर यूपीएससी में आई फील कि मैं बहुत सहजता से हर क्वेश्चन को टैकल कर पाया। आप में से बहुत सारे होंगे जो नोट्स के बाद भी बहुत कुछ और पढ़ते होंगे। आप सब में एक मिथ होगा कि हमें बहुत सारे बुक्स को पढ़ना है, विपिन चंद्रा से लेकर के शेखर बंदोपाध्याय सबको निपटा देना है, बट ट्रूली स्पीकिंग अगर आप सबको निपटाने जाएंगे तो हो सकता है खुद ही निपट जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, सर के द्वारा हो या कहीं से भी हो, वो अपने आप पे काफी सफिशिएंट होता है। और सर का जो हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो हम में से अधिकांश की कुल उम्र से भी ज्यादा है, तो हमें सर के एक्सपीरियंस और सर के कंटेंट पे तो डाउट वैसे भी नहीं करना चाहिए। मैंने खुद को सर के कंटेंट तक सीमित रखा। इससे पहले जो 11th और 12th की एनसीईआरटी होती है और जिसे मैंने 11th 12th में दरअसल पढ़ा था उसे मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा था। उसके अतिरिक्त मैंने कुछ और नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ सर के नोट्स एंड पीडीएफ्स को ही फॉलो किया। एक बात मैं बताना चाहूंगा, और सर भी ऐसा कहते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल तक सीमित होता है, बट ऐसा होता नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास ज्यादातर विषयों की अगर जननी नहीं है तो प्रेरणा तो जरूर रहा है, क्योंकि आज के वर्तमान में क्या घटनाएं घटित हो रही है, इसके भविष्य में क्या इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, इसका काफी कुछ अंदाजा हम इतिहास से लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं हिस्ट्री इज द बेस्ट मिरर। तो अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़े, मतलब इतिहास की घटनाओं को वर्तमान के साथ जोड़ करके देखे या इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जोड़ करके देखे, ग्लोबल ऑर्डर के साथ जोड़ करके देखे, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ कर देखे, तो एक तो इतिहास पढ़ने का फायदा जो ऑप्शनल में मिलेगा वो मिलेगा ही, इसके अतिरिक्त जो बाकी जीएस के पेपर्स हैं उसमें भी काफी मिलता है। मुझे नहीं पता आप लोगों की अभी क्या कंडीशन है, पर अभी जो इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष चल रहा है, इसके बारे काफी हद तक आइडिया सर के वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स में मिल जाता है। जब आप वेस्टर्न एशिया के बारे पढ़ोगे तो वहां पे सर ने बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरह से बहुत सारे समझौते हुए थे यहूदियों के बीच में और वेस्टर्न पावर्स के बीच में, और उसी में कहीं ना कहीं आज का जो वेस्टर्न एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी नींव रखी गई। तो अगर हम हिस्ट्री को इस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हो तो हमारा आईआर भी साथ ही साथ प्रिपेयर होता जाता है, और फिर हमें कुछ और नहीं करना पड़ता है एक्सेप्ट करंट अफेयर्स को अपडेट करने के। तो इसके साथ साथ हमें एक दो चीज और ध्यान रखना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात सर कहते हैं कि बौद्धिक जुगाली करना चाहिए। आई डोंट नो कि आप लोग कहाँ तक इस शब्द से अवगत है, बट इसका कुल मिला के ये है कि वी शुड थिंक व्हाट वी स्टडी। एक तो रीड वाला कॉन्सेप्ट हमें त्याग देना चाहिए कि हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। वो दरअसल रीडिंग बचपन में ठीक लगता है, बड़े होने के बाद तो स्टडी ही करना चाहिए, जिसमें आप चीजों को अच्छे से समझ रहे होते हैं, अच्छे से उससे विचार कर रहे होते हैं, कंसेप्ट्स की बात कर रहे होते हैं। तो जब हम थिंकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें सिर्फ रट्टू तोता के जैसा न रह करके एक नेचुरल फॉर्म में आता है कि अगर फैक्ट्स हम कुछ भूल भी जा रहे हैं तो एग्जाम में इस कंडीशन में होते हैं कि उस कंसेप्ट के बेस पे काफी कुछ लिख सकते हैं। एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो कितना भी आप पढ़ लो, कितने भी बुक्स पढ़ लो, सर के नोट्स के अतिरिक्त आप किन्हीं और के नोट्स को भी पढ़ लो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके रीच से बाहर होंगे। आई थिंक कभी कभी आई फील कि सर को भी ऐसा लगता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो कंसेप्ट होता है वो मदद करता है, और कंसेप्ट के बेस पे ठीक है 10 में से 5 नहीं मिलेगा पर 3-4 तो मिल ही सकता है। तो जहां पे हम याद करके 10 में से 0 लाने वाले थे, वहीं पे अगर समझ करके 10 में से 3-4 लेके आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये घाटे का सौदा है।
तो हम सबको सबसे पहले तो 2-3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए ऑप्शनल स्टडी के दौरान, कि एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ना है, सेकेंडली हमें बौद्धिक जुगाली करनी है सर के शब्दों में, आई मीन थिंकिंग क्रिएचर वाला काम करना है। वैसे भी वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारे पास जो दिमाग है वो शायद सबसे विकसित दिमाग है, तो उस विकसित दिमाग का कुछ तो इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ऑप्शनल को अगर हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं तो जीएस पेपर 1 में जो एक बड़ा सा चंक है, अभी तो खैर इसमें एक शिफ्ट मुझे देखने को मिल रहा है कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे बड़ा फोकस होता था जीएस पेपर 1 में, बट अभी आर्ट एंड कल्चर पे भी फोकस हो रहा है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा हमारा कवर हो जाता है और कुछ और नहीं पढ़ना होता है। तो ये सारी बातें हिस्ट्री ऑप्शनल के संदर्भ में थी। अगर जीएस पेपर की बात करूं तो आई थिंक आप सब अवेयर होंगे कि 4 जीएस के पेपर होते हैं और इसके साथ एक निबंध का पेपर होता है, 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत स्ट्रेस वैसे भी नहीं लेना होता है और आई फील कि उसकी जरूरत होती भी नहीं है। चारों जीएस पेपर में जो पेपर 1 है वो हिस्ट्री, उसमें एक अगेन एक बड़ा सा कंटेंट होता है जो आप हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ कंप्लीट कर सकते हो। बट ज्योग्राफी के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में सोसाइटी का भी भाग बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ी है। तो आप में से अधिकांश बच्चे सोसाइटी को बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलते होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से 95% बच्चे सोसाइटी की किताब को शायद कभी पढ़ते नहीं होंगे और सोसाइटी के टॉपिक्स पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते होंगे। बट प्लीज आप सोसाइटी के इश्यूज को भी देखो, समझो। क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं बट वो टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। जो थिंकिंग क्रिएचर वाली बात है, बौद्धिक जुगाली वाली बात है, वो वहां पे अक्षरशः लागू होती है। तो सोसाइटी पे हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी तो सब पढ़ते ही हैं, बट अगेन उसमें जो सोशल जस्टिस का मामला होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग, हम में से अधिकांश लोग बहुत वो अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। तो ये सोशल जस्टिस का भी जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे या हमारे थिंकिंग क्रिएचर के आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस्ड है। तो हमें कुल मिला करके थिंकिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सॉरी। उसके साथ साथ अपने आप को डिफाइन करने की जरूरत होती है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि इतिहास के 2 ही चरण थे। मणिकांत सर गलत पढ़ाते हैं कि इतिहास के 3 है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। हम में से अधिकांश को लगता है इतिहास के 2 चरण है, मेरे पहले और मेरे बाद। बट आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। इतिहास के जो 3 चरण बताए जाते हैं वही होता है। और अगर हम ये सोच रहे होते कि इतिहास के 2 चरण है, मेरे पहले और मेरे बाद, तो दरअसल हम भी इतिहास का एक घटक मात्र बन के रह जाते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो बताया जा रहा है उसको बहुत ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए। बहुत इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा, विशेष करके मणिकांत सर के निर्देशन में जो बताया जा रहा है, बिकॉज फिर से वही बात है, जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा सर के अनुभव है, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। और जो कम पढ़ करके ज्यादा बढ़ने की रणनीति होती है, सीमित संसाधनों का इष्टतम दोहन करते हुए उसका समुचित उपयोग करना चाहिए और इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे एंड से इतना ही, और अगर आप में से किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब अभी हम लोग का 1 महीने बचे हुए हैं एग्जाम का, बहुत सारा कॉन्फिडेंस लगता है कि पढ़ेगी, बहुत सारा लो फील हो रहा है और क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या करे, क्या ना करे, ऐसे में टाइम पर हमको मैनेज कर। मैं एस्पिरेंट्स को 3 श्रेणियों में बांट कर देखता हूँ। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमेशा इस मूड में रहते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। वो हमेशा इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि गूगल के बाद उन्हीं का नंबर है। तो ऐसे लोगों को तो मैं दूर से नमन करके किनारे हो जाता हूँ। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन काम देता है। बट जैसा कि आपने बताया कि ऐसा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस सा हो रहा है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत जेन्युइन सिंबल है। जो भी एक सिंसियर स्टूडेंट होते हैं उनको एग्जाम से पहले थोड़ा सा डर तो लगता ही है। 25 को अगर एग्जाम मुझे देना हो तो मैं भी आज सोचूंगा कि
प्री हो जाएगा एक बार फिर से कि नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही जेन्युइन डर होता है, और इस डर से ओवरकम करने का यही तरीका है कि जो आपको बताया गया अभी तक उसको आप प्रॉपर रिवाइज करो, प्रैक्टिस करते रहो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो, और बस यही तरीका है। कुछ नया अभी पढ़ने की कोशिश मत करो, जो छूट गया उसको अब रहने दो, क्योंकि जो छूट गया उसको आप कवर अप करने की कोशिश करोगे तो जो पहले से आपने कवर कर रखा है वो भी छूट जाएगा। सो नए का साथ हाथ थामने से बेहतर है कि जो पुराना आपको मिल चुका है उसको अच्छे से रिवाइज करो, उस पे सोचो, विचारो और प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। सेकंड क्वेश्चन था कि अभी जैसे 1 मंथ हम लोगों का बचा हुआ है, इस टाइम पे जैसे कि पीटी का तो जो भी रिवीजन भी चल रहा है तो वो चल ही रहा है। सेकंड है कि क्या इस टाइम पे इसको भी प्रॉपर ध्यान में रख के चलना पड़ेगा या फिर कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर दिया जाए? प्री और मेंस की स्टडी तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही होती है। दो तरह की बातें होती है, एक प्री और मेंस की स्टडी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, जिसका आशय ये है कि हमें पढ़ाई इस तरह से करनी चाहिए कि हमारा मेंस और प्री दोनों क्लियर हो जाए, बस प्रैक्टिस दोनों का अलग अलग होता है। और एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो लेकिन उसको ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ कनेक्ट करके देखते हो, तो हमें इसी अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। हाँ, अभी प्री ओरिएंटेड हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। PYQs सॉल्व करो या क्लास में जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन पे ध्यान दो। आंसर राइटिंग को अभी आप चाहो तो कुछ समय के लिए रोक सकते हो, और मुझे लगता है कि पढ़ाई अभी भी जहां तक टेक्स्ट बुक्स की स्टडी की बात है तो उसी तरीके से करना चाहिए कि प्री और मेंस दोनों में काम दे, बस प्रैक्टिस अलग से करते रहो प्री की। और भी क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल। जैसे आपने एग्जाम हॉल में मेंस लिख रहे थे तो ये 3 घंटे हमें क्योंकि अस्क्राइब का इस्तेमाल करना होता है, तो जो मैं अस्क्राइब को बोल रहा हूँ, अस्क्राइब वो सुनेगा फिर प्रोसेस करके लिखेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आ जाता है, फिर वहाँ पे हमें कुछ और फॉर्मेलिटीज़ भी फॉलो करने होते हैं। लेकिन वो कुल मिलाकर के फिर से जो 4 घंटा होता है वो दरअसल इफेक्टिवली 3 ही घंटा बदल जाता है। तो मैंने प्रैक्टिस बहुत किया था, आई थिंक मैंने 50 से 55 टेस्ट लिखा था, और इसमें आदित्य जो मेरा स्क्राइब है उनकी बड़ी भूमिका रही थी। 50-55 टेस्ट लिखने के बाद हमारी स्थिति ये हो चुकी थी कि हम ना केवल 20 क्वेश्चंस को अच्छे कंटेंट के साथ लिखते थे, बल्कि इतना भर करके आते थे कि एग्जामिनर ये कन्विंस्ड हो जाते होंगे कि अगर थोड़ा सा पेज और होता तो ये वो भी भर जाता और कुछ ज्ञान और भी मिल जाते। तो उसके बाद उसमें हम लोग ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, चित्रकारी करना, और इन सब के बावजूद 5 से 10 मिनट बचा लेते थे। तो कुल मिला के बाद प्रैक्टिस की, आप जितना रिगरस प्रैक्टिस करोगे आप उस पर उतना ही ज्यादा कैपेबल बन जाओगे। तो प्री और मेंस के बीच जो पीरियड होता है वो दरअसल तैयारी से ज्यादा राइटिंग के लिए पीरियड होता है, रिवीजन के लिए पीरियड होता है। उसमें कुछ नई चीजों को पढ़ने की जगह पे जो आपने पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखने हैं। बिल्कुल। जैसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे 100% का कौन होता है, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करना चाहिए या फिर वो कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब कि 100 क्वेश्चन में 30 से 40 तक सबको आता है, उसके बाद किसी को नहीं आता है। ये जो बीच वाला जो कुछ मीडियम पॉइंट होते हैं कि कुछ जैसे सोच के कुछ कॉन्सेप्चुअली जैसे बोलते हैं, इसको लेके हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? जैसे हम लोग, मैंने पिछले बार गलती किया कि जैसे 90 क्वेश्चन किया, मतलब 89 या 88 अप्रॉक्स में, वो हमारा मेहनत मार्किंग ज्यादा दे दिया, ज्यादा सही हुए उतने लेकिन मेहनत मार्किंग बहुत ज्यादा लेके चला गया। तो अगर सुधार करना चाहिए तो इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैं 3-4 बातें बताना चाहूंगा। जैसे मैं क्या करता हूँ कि हम लोगों का प्री में थोड़ा सा कट ऑफ कम होता है, मेंस और इंटरव्यू में तो कट ऑफ ऑलमोस्ट जनरल के बराबर होता है, पर क्योंकि प्री में उतना ही कम थोड़ा होता है तो मेरी कोशिश ये नहीं होती है कि मुझे प्री में टॉप करना है, मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि मुझे प्री को क्वालिफाई करना है। तो मैं आमतौर पे 70-75 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करता हूँ, तो ये मेरी रणनीति होती है। बट एडवाइजेबल ये होता है कि हमें
एटलीस्ट 50 सही क्वेश्चंस करने चाहिए, और सही 50 करने के लिए जरूरी थोड़ा बहुत तुक्का का सहारा ले। और तुक्का का तरीका ये होता है कि अगर जो क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो उसको एलिमिनेट करो। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 4 के चारों एलिमिनेट कर रहे हो या 3 एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर 3 एलिमिनेट कर रहे हो तो आप तुक्का नहीं लगा रहे होते हो, दरअसल फिर आप एक्यूरेट हो। तो एटलीस्ट 1 से 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट करना ही पड़ता है। सेकेंडली, तुक्का उनका ज्यादा सही होता है, जैसा कि आपने बताया कि वो नेगेटिव आपके लिए ज्यादा रह गया, तो तुक्का उनका ज्यादा सही होता है जो ज्यादा फोकस्ड होते हैं। क्योंकि तुक्का का एक विज्ञान ये है कि आपने कहीं ना कहीं उस चीज को पढ़ा है, सुना है, देखा है, समझा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, बट हमें पूरे अच्छे से याद नहीं होता है। तो अगर मैंने बहुत पहले कपिल देव का एक स्पीच में देखा सुना था, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू नीड टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन ऑलवेज व्हाइल स्लीपिंग एज वेल। तो इस जर्नी के दौरान आपको अपने कान और आंख खोल के रखने चाहिए, और वो खोल के रखते हो तभी तुक्का लगता है और सही तुक्का लगता है। तो आप सब अपने अपने कैटेगरी के अनुसार कर सकते हो कि हमें कितना सॉल्व करना है, और ये प्रैक्टिस से पता चल जाता है। आप अगर 4-5 PYQs बना लेते हो फुल लेंथ, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि कितना सही आप कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। बट किसी भी कंडीशन में हमें 50 के आसपास तो सही करना ही चाहिए, और ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि आप 99 और 95 क्वेश्चंस को टिक करके आओ। आप अपनी एक्यूरेसी को देखो, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन, सबका अपना अपना कंडीशन होता है, सबका अपना अपना एक्यूरेसी होता है। तो आप जितना एक्यूरेट हो उतना कम अटेम्प्ट करके भी आ सकते हो, बट 80-85 के आसपास तो होना ही चाहिए, और तुक्का पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। थैंक यू। थोड़ी सी आप कैन यू स्पीक लाउडर? क्या लाना है? अच्छा, रैंक 1। नहीं, अगर आपको 2029 में एग्जाम देना है तो मैं कहूंगा अभी आपके खाने खेलने की उम्र है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पढ़ाई इतनी भी अच्छी चीज नहीं होती है कि आप 5 साल तक लगातार पढ़ते रहो। तो अभी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, एट द सेम टाइम ये दिमाग में रखो कि आगे एग्जाम भी देना है, और वो भी यूपीएससी का। सॉरी, आपकी आवाज मुझे समझ क्लियर नहीं हो रही है। हाँ, तो एज भी कम है, तब भी मैं कहूंगा अभी खाने खेलने की उम्र है। देखो, मैं ये इस कारण से नहीं कह रहा हूँ कि आप डाइवर्ट हो जाओ, उससे पर्सनैलिटी थोड़ा डेवलप हो जाता है, मतलब स्ट्रीट स्मार्टनेस आपके अंदर आएगी, और फिर इंटरव्यू में आप देखते हो कुछ लोगों का 200 नंबर आता है, शायद पता नहीं 2029 वाले बैच में आपको मिल जाए 200 प्लस मार्क्स, और जो आपका ड्रीम है AIR 1 लाने का वो पूरा हो जाए। तो खैर, AIR 1 और 2 ये तो बाद की बात है, सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि अपना सिलेक्शन हो जाए, कहीं भी अटक से टंग से जाए। हाँ, आपको IAS बनना मजे के लिए है या फिर कुछ करने के लिए है? और जहां तक बात है मजे की, तो इसी कारण से मैं कह रहा हूँ खाने खेलने में मजा है, पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं है। बट अगर सब बातों को इधर करके साइड करके बात करें, तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले जो आपके बेसिक्स है वो आपको 2029 में देना हो या 28 में देना हो या 30 में देना हो, सबके लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है कि बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करो, NCERT को क्लियर करो, और जो बौद्धिक जुगाली वाली बात है वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा है। उस समय का इस्तेमाल आप पढ़ने से ज्यादा सोचने पे कर सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी अपने अंदर ला सकते हो। जहां तक बात है कि यहाँ के नोट्स तक खुद को सीमित रखे या आगे बढ़े,
तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास टाइम बहुत है, तो पहले तो यहाँ के कंटेंट को अच्छे से डाइजेस्ट कर जाओ, अच्छे से समझ लो। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की किताबें पढ़ सकते हो, पर किताबें बिल्कुल सप्लीमेंट करने वाले हो, कॉम्प्लीमेंट करने वाला होना चाहिए, ना कि वो मेन बुक हो जाए। थोड़ी बहुत आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, और हिंदी माध्यम में हो तो थोड़ी अपनी हैंड राइटिंग पे, अपनी स्पीड पे, शब्द संरचना पे, भाषा पे काम कर लो। क्योंकि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाना है, तो मेंस और इंटरव्यू में ऐसे मार्क्स होने चाहिए कि आपके और रैंक 2 के बीच में अच्छा खासा फासला क्रिएट हो जाए। और क्योंकि समय आपके पास है तो आप फासला तो क्रिएट कर ही सकते हो। तो अभी से अपने पर्सनैलिटी पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, और मेरी प्रार्थना होगी कि आपको बहुत जल्दी और अच्छी सफलता मिले। थैंक यू। ध्यान है कि सर, तो उसको लगता है कि परिणाम सर हमारे साथ है, तो शायद हो सकता है उन लोगों को नहीं है कैसे मार्गदर्शन या किसी अन्य चीज, ये तो दृढ़ हो कि सर जितना बता रहे हैं उतना ही ना। जैसा कि आपने अभी जल्दी में एग्जाम दिया है, एक चीज उसको पता है कि आत्मा से पता है कि आज के डेट में मैं और मेहनत कर सकता था, पर डे और मेहनत आज था और ज्यादा पढ़ सकता था। तो ऐसा नहीं कि पढ़ रहा हूं और पढ़ सकता, इतना पता होता है कि आज मैंने कम मेहनत। तो ऐसा होता है कि ये पर डे ऐसा होता है या अक्सर ऐसा होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है हफ्ते में 3-4 दिन हो, तो मैनेज करें। इसके लिए देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना एफर्ट डाल सकते तो उतना नहीं डाल पा रहे हो, तो एक तो ये पॉजिटिव सिंबल भी है कि आप खुद के साथ थोड़ा ईमानदार हो। बट वो एक इंटीग्रिटी वाली बात होती है कि वर्ड्स और वर्क्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप हर दिन का एक रूटीन बना सकते हो कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, और इसके लिए मुझे हर संभव एफर्ट डालने हैं। तो अपने लक्ष्यों को 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो दीर्घकालिक योजना जो होती है 2 वर्षीय और 1 वर्षीय। उसके साथ साथ आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगले 1 सप्ताह में मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। और फिर एक तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है कि मुझे आज इतना खत्म करना है। और जब उतना खत्म हो जाए तो फिर गिल्ट फीलिंग वाली कोई भावना आनी नहीं चाहिए, फिर आपको खुश रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को, अपने कैपेबिलिटीज को प्रैक्टिकल अप्रोच में देखना चाहिए। जैसे मैं कुछ बच्चों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनका डेली रूटीन ये है कि 5:20 में पढ़ने के लिए बैठना है और 5:33 में उठ जाना है। अब वो ना 33 से 34 मिनट होगा, ना 33 से 32 मिनट होगा। दिन में 13 घंटा 48 मिनट पढ़ना है और 2 घंटा 3 मिनट सोना है। इस तरह की उनकी बातें होती है, बिल्कुल घंटे और मिनट के साथ। तो ये अव्यावहारिकता की चरम है। तो इस तरह का अव्यावहारिक आकांक्षाएं या योजनाएं हमें नहीं बनाना चाहिए। वस्तुतः जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसके साथ चलना चाहिए, और हर दिन का एक आप सेट कर सकते हो कि मुझे इतना टारगेट है, उसे अचीव करना है। और अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और अगर किसी कारण से टारगेट मीट नहीं हो रहा है तो आप फिर ये खुद से क्वेश्चन करो कि क्यों नहीं हो पाया है, और उसका आंसर तलाशो, और फिर अपने उस कमी पर ध्यान दो। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि जब तक सफल नहीं होते हो तब तक आपको नींद चैन को त्याग देना है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो आपको खुद से किए गए प्रोमिसेस को जरूर पूरा करना चाहिए। वैसे तो किसी से भी प्रॉमिस करो तो उसको पूरा करो, पर जो खुद से प्रॉमिस करते हो उसको तो पूरा करना ही चाहिए, और टारगेट अचीव हो जाए तो एंजॉय करना चाहिए। ज्यादा वर्क, और आप अपने हिसाब से ज्यादा वर्क 26 बता। वैसे तो मैं ज्यादातर चीजों को बता दिया है, बट अगर मैं उसे कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूँ तो अगेन इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको पढ़ना चाहिए। मीन्स प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस अलग अलग किया जाना चाहिए। हर समय आंसर राइटिंग को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि आपको 26 में देना है तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आंसर राइटिंग
अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छे स्पीड के साथ लिखना चाहिए। तीसरी बात है कि आपको अपने पर्सनैलिटी पर भी अभी से ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति पर, अपने विचारधारा के निर्माण पर, अपने एक्सप्लेन करने की क्षमता पर अभी से ध्यान देना चाहिए, और ये सब कुछ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। तो अगर आप इन 3-4 चीज़ों पर काम करते हो तो आई फील कि 2026 में जो आपका अटेम्प्ट होगा वो शायद पहला और आखिरी अटेम्प्ट हो। थैंक यू। सॉरी, अगेन आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऑडिबल नहीं है। प्री के लिए तो जीएस पेपर 1 की जहाँ तक बात है, तो मेरा मानना है कि 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, और लास्ट के कुछ वर्षों में इन्वायरमेंट का भी एक बड़ा सेक्शन आने लगा है। तो हमें इन 4-5 सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस करना चाहिए, और आपने जो पढ़ रखा है, सिलेबस कंप्लीट तो हो ही चुका होगा, उसका फिर से रिवीजन करो और थोड़े थोड़े टेस्ट देते रहो। मतलब अभी तक तो आपने 15-20 टेस्ट दे ही दिया होगा, तो कुल मिला के अगर आप पहले अटेम्प्ट से पहले 20-25 टेस्ट दे देते हो तो काफी हद तक कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और मॉक टेस्ट का उद्देश्य ये नहीं होता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, उसका बस ये उद्देश्य होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग इस स्थिति में हो कि उस क्वेश्चन को उस समय सॉल्व कर सके। तो बस वही है कि रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। पेपर 2 की बात करें, जैसे आप सीसैट कहते हो, तो अगर मैथ्स अच्छा है तो फिर तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के, पर जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा नहीं है उनको कॉम्प्रिहेंशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एट द सेम टाइम 5-10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स और रीजनिंग के, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, या परसेंटेज हो गया, देन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम, एचसीएफ, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कैलेंडर, क्लॉक, इन सब पे ध्यान दे लेना चाहिए। और ये आसान है, ये आप 15-20 दिन में आराम से 10-12 टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। तो इन सब पे फोकस करो, होपफुली कि प्री क्लियर हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसा कि मुझे 27 में इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? किन सब्जेक्ट्स को हमें ज़्यादा वेटेज देना चाहिए? और फिर अभी मैंने इसका आंसर किया था कि उसमें 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 में। जी सर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। आपको इन 5 पे बहुत ध्यान देना चाहिए। देखो, साइंस एंड टेक से भी अब बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर वही है कि साइंस एंड टेक का अगर बैकग्राउंड सही है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर काला अक्षर भैंस बराबर है। तो उस पर बहुत ध्यान देने की जगह पे इन 5 पर ध्यान दो। और कट ऑफ ऐसा होता नहीं है कि 150 जा रहा है, 100 के आसपास, 90 के आसपास रह रहा है, तो आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते हो। और फिर से वही सीसैट के लिए तो अगर मैथ्स रीजनिंग ठीक है तो फिर तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं, और नहीं ठीक है तो कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दो। और जो मैथ्स रीजनिंग के कुछ आसान लेकिन इंपॉर्टेंट 8-10 टॉपिक्स है उनको पिक एंड चूज करो और उस पर मास्टर बन जाओ उसका। जी सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मुझे ऑप्शनल्स में सब्जेक्ट्स को कैसे चुनना चाहिए और उनको कैसे करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ऑप्शनल चूज करने की बात है तो आई थिंक यू आर द बेस्ट वन हु कैन डिसाइड कि आपका ऑप्शनल क्या हो सकता है। किसी और को आपके पृष्ठभूमि का कुछ इंफॉर्मेशन होता नहीं है, तो आप इसके 2-3 अच्छे पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आई थिंक आपका हिंदी माध्यम होगा। जी तो सर। हिंदी माध्यम में तो हिस्ट्री, हिंदी, यही सब चलता है ज्यादातर, और इस बार तो शायद हिस्ट्री का परचम अच्छे से लहराया भी है। बट मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करने वाला आपको कि आप हिस्ट्री ही लो, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको लो। बट हिंदी मीडियम में हिस्ट्री और हिंदी ठीक चलता है, मार्क्स उसमें अच्छे आते हैं। अल्टीमेटली मार्क्स ही मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट तो बाद में मैटर करता है। दूसरा, ठीक है, इंटरेस्ट का भी अपना रोल होता है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने बोल दूं और हिस्ट्री में आपसे कुछ वो फिर से काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है, तो उसका कोई अर्थ वैसे भी नहीं रहता है। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कंटेंट की कुछ लोग बातें करते हैं, पर अब तो वो इलॉजिकल हो गया है, क्योंकि आप जिस भी सब्जेक्ट में चाहो वहाँ पे इतना कंटेंट है कि आप परेशान हो जाओगे, हमारी उम्र छोटी हो जाएगी पर कंटेंट खत्म नहीं होगा। तो देखो कि आपकी रुचि किस में है और अभी क्या मार्केट में चल रहा है, तो मार्क्स किस में ज्यादा मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लो आप। ओके सर। सर, एक और क्वेश्चन है,
जैसे कि अपने मेंस के आंसर को स्पेसिफिक कैसे बनाया? स्पेसिफिक बनाने का 2-3 तरीका है। जी। एक तो स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ध्यान दो। कुछ लोग करंट अफेयर पे के पीछे इतना भागते हैं कि दिन में 5 घंटा करंट अफेयर को दे देते हैं। हिंदू पढ़ने नहीं है, मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती है, पर फिर भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते रहते हैं। तो वो नहीं करना है। करंट अफेयर को उतना ही महत्व देना है जितना उसको दिया जाना चाहिए। तो स्टैटिक पोर्शन को ध्यान दो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन उसी से कवर होते हैं। ओके सर। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर को, अभी मैंने जो बोला इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि करंट अफेयर को स्किप कर देना है। मैं मानता हूँ करंट अफेयर दाल में नमक के समान है। जी। जो रहेगा तभी दाल का टेस्ट आएगा, नहीं रहेगा तो दाल टेस्टलेस हो जाएगा। तो आपको अपने आंसर्स में करंट अफेयर की बातों को ऐड ऑन करते रहना चाहिए, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देते रहना चाहिए। ओके सर। थर्ड जो है कि प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दो। जी जितना सर। खूबसूरत बना सकते हो, 15-20 डायग्राम्स प्रेजेंटेशन के स्किल्स को डेवलप कर लो। एक मिनट। और स्पीड एंड हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। संघर्ष, अभी शुरुआत में मैंने ये कहा था कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। तो संघर्ष की बात में बताऊं तो अभी तो ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन संघर्ष नहीं होता है उस दिन लगता है यही दिन संघर्षपूर्ण है। तो संघर्ष की तो आदत स्वतः हो जाती है, ईश्वर जिसको जो देता है वो उसी के साथ यूज टू कर हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई संघर्ष रहा नहीं है जैसा आप लोग को लग रहा होगा। मेरे फैमिली मेंबर्स, विशेष करके जो मेरे पेरेंट्स रहे हैं, वो सर्द की धूप और गर्मियों की छाया के जैसे हमारे साथ हमेशा रहे हैं। तो मेरी जो पूरी पढ़ाई थी वो मेरी मम्मी की हेल्प से होती थी। मम्मी मेरे बिहाफ पे बुक्स को रीड करती थी, या अभी भी करती है। पेपर पढ़ना हो तो मम्मी पढ़ के सुनाती है मुझे अगर कुछ लिखना हो तो मैं मम्मी को बोलता और वो लिखती है। जो बाकी के एक्टिविटीज है उससे मेरे पापा का पूरा सहयोग मिलता था। तो इसके कारण जो संघर्ष की स्थिति है वो मुझे ऐसा लगता है कि उतनी नहीं रही है जितना आप लोगों को लग रहा होगा, या फिर शायद होगी तो मैं उसे फील नहीं कर पाता हूँ। एक संघर्ष वाली स्थिति मुझे स्क्राइब की रहती है हमेशा। वो एग्जाम में लिखने के लिए कोई मिलता नहीं है ठीक सा इंसान। पर 2024 वाले अटेम्प्ट में वो भी आसान हो गया कि आदित्य मिल गए मेरे को मेंस में, और इन्होंने, मतलब इनका मैंने ठीक से बाल शोषण किया है। सुबह से लेकर के ये 18-19 वर्ष के हैं, इसलिए मैंने कहा बाल शोषण किया है। मैंने सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक इनको लिखवाता था, पर इन्होंने भी ठीक से मेरा साथ दिया और इन्होंने भी एक तरह से शोषण किया बुलवा बुलवा करके। तो ये रहा, बट एज सच संघर्ष कुछ रहा नहीं। और पढ़ाई के बारे में मैंने बताया कि मम्मी के साथ मेरा पढ़ना होता था, और पढ़ना दरअसल मुझे बड़ा पेनफुल नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। तो मैं अगर खाली में बैठा रहता हूँ तो खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता था। और सर की जो बातें थी, बौद्धिक जो गाली, फिर वही मैं करने लगता था, या यूट्यूब पे कुछ देखना। तो उससे संतुलन अपने आप बनता जाता है। कुछ करना खास नहीं पड़ता है, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। के बारे में बताइए। दौरान आपने जैसे आपके साथ पढ़ाई करें। अगर मैं अपने चैलेंजेस की बात करूं तो 2 तरह के चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ा। एक चैलेंज जो सभी एस्पिरेंट को सामना करना पड़ता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आज सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो एग्जामिनेशन का डर है। तो वो, मतलब आप में से भी ज्यादातर होंगे जिनको सच में पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। सब मम्मी पापा या सोसाइटी के दबाव में आ गए होंगे कि बस आगे अभी तो एक फैंटेसी सा है कि क्या कर रहे हो तो यूपीएससी, तो वो होता है। बट पढ़ाई में, मतलब ये इतनी भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है नहीं कि 24 घंटे में आप 10 घंटा हर दिन पढ़ रहे हो अगले 2 साल तक। तो ये सारी समस्याएं तो आती थी। मेरी व्यक्तिगत समस्याएं भी कुछ रही, विजुअली चैलेंज्ड होने का,
कि चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना, विशेष करके अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना, बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जिसको आप पढ़ रहे हो तो आपको देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डायग्राम को देख करके समझ सकते हो, कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है तो समझना थोड़ा कठिन हो जाता था। फिर लिखने की एक बड़ी चुनौती रही है। तो ये सारी चुनौतियां तो रही, पर इसका सोल्यूशन बस एक ही था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है और मुझे क्यों करना है। आप अगर आपके सामने कोई चैलेंज है बट आपको ये पता है कि आपको क्या करना और क्यों करना है, इसका समुचित आंसर आपके पास है, तो फिर चैलेंजेस बहुत छोटा दिखता है। मेरे लिए ये पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, और क्यों करना है इसका आंसर ये था कि क्योंकि कुछ और नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो कुछ और कर भी नहीं सकता है। बैकग्राउंड मेरा वो था नहीं बीटेक की मैं इंजीनियर बनूंगा, बायोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मैथ्स और रीजनिंग में मैं बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा था, तो एसएससी बैंकिंग तो वैसे भी नहीं निकलेगा, तो अब क्या निकलेगा? तो उसे शुरू में पता नहीं था कि सीसैट में भी मैथ्स आता है। इसी कारण से मैंने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज ले लिया था, क्योंकि मैथ्स से मुझे भागना था। अच्छा, वो ऐसा था कि वो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ भी आ गया। तो मुझे ये पता था कि अब मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, मुझे सिविल सर्विसेज को ही देखना है, तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, दरअसल मेरे दोस्त एक है जो मेरे बारे में अक्सर कहता है कि टू हैव नो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप कुछ और सोच नहीं सकते हो। आपके पास जो एक मात्र ऑप्शन है, आपको उसी को फॉलो करना होगा, उसी को परस्यू करना होगा। तो चूंकि मेरे पास सब सिविल सर्विसेज था तो मैंने उसे देखा। ये चूंकि मेरा चौथा प्रयास था, तो पहले प्रयास में मेरा प्री क्लियर हुआ था, वो गलती से हो गया था, मतलब कोइंसिडेंटली हुआ था, क्योंकि मेरी तैयारी थी नहीं। और दूसरे तीसरे प्रयास में एक्सीडेंटली प्री भी नहीं हुआ। वो सीसैट वाला जो फियर था मैथ से भागने का, वो वहां पे आ ही गया था। तो मैंने इसके बाद बीपीएससी की भी तैयारी की। अब बीपीएससी की तैयारी मैंने कुछ खास की नहीं थी, वो बिहार स्पेशल थोड़ा पढ़ना होता तो 5-6 दिन में पढ़ता तो मेरा काम हो जाता था। तो उससे पहले मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो चुका था, 69th बीपीएससी में 4-5 महीने पहले। तो सिविल सर्विसेज ही मेरा टारगेट रहा था, या फिर यूपीएससी हो, और यूपीएससी के कारण मेरा बीपीएससी आसान हो गया था। तो आप सबसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस के पीछे मत भागो, ठीक है। प्लान बी होना चाहिए, तो प्लान बी में आप स्टेट पीसीएस की बात कर सकते हो, पर ये नहीं कि अभी पटवारी का फॉर्म आ रहा है वो भी डाल देना है, कल का एमटीएस का आ रहा है वो भी अप्लाई कर देना है। उससे क्या होगा? 2 चीजें होंगे, एक तो अपना समय बर्बाद कर रहे होगे, दूसरा फॉर्म फिलअप करने का पैसा बर्बाद कर रहे होगे, और तीसरा यहाँ पर आकर के रहने खाने पढ़ने का खर्च बर्बाद कर रहे होगे। तो इन चीजों से बचो, और जो भी आपके सामने चैलेंजेस है उसको टैकल करते रहो, और ये कि मुझे क्या करना और क्यों करना है उसको बार बार रिवाइज करते रहो। अच्छे लोगों की संगति में रहो, कुछ 4-5 अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाओ, मतलब उसमें 1-2 तो दोस्त के नाम पे दुश्मन होंगे ही। आप आगे बढ़ोगे 2 कदम, वो आपको 4 कदम खींच लेंगे पीछे, फिर आपको लगेगा कि बेकार 2 कदम में आगे बढ़ा था, क्योंकि 2 तो उसने और पीछे कर दिया है। तो ऐसे दोस्तों का रहना भी जरूरी है, क्योंकि वो बताते रहते हैं कि दुनिया इतनी भी आसान नहीं है, जितना हसीन हम लोग सोच रहे हैं उतना है नहीं। तो ऐसे भी 1-2 दोस्त होने चाहिए, पर आपके मित्र मंडली बहुत बड़ी नहीं, छोटी होनी चाहिए, पर प्रभावी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे दोस्तों के संपर्क में रहते हो, बातचीत करते हो। अच्छा, एक और बात है ना कि आप लोग को बिचिंग करना चाहिए, मतलब बकवास जरूर करना चाहिए, उससे मूड बड़ा फ्रेश होता है। हम में से अधिकांश को लगता है कि अगर बकवास करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सब किलिंग ऑफ टाइम है। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरा मेंस था तो उससे पहले मैं 8 घंटा टेस्ट लिखा करता था, 2 टेस्ट रोज, फिर 6-7 घंटा में पढ़ा करता था। तो 13-14 घंटे के बाद, मतलब ये 13-14 घंटे में हमेशा नहीं पढ़ता था, वो प्री और मेंस के बीच का जो 3 महीना पीरियड था उसमें पढ़ा करता था। तो मैं बहुत ज्यादा थक जाता था। तो मैं जहाँ रह रहा था वहां पे एक लड़का था, उसका क्या काम था कि रात को 10:30 बजे मेरे पास आता और 10:30 से 11:45 तक मेरे साथ बातें करता, और कभी कहीं की बात कहीं भी कर देता था। पर इसका ये रिजल्ट होता था, मैं जो थका होता था बिल्कुल फ्रेश हो जाता था। तो मेरा तो ये एक तरीका था बिचिंग करके खुद को फ्रेश करने का। तो आपका जो भी तरीका हो उसमें से एक तरीका ये हो सकता है, आप लोग ऐसा कर सकते हो। और दोस्तों के साथ तो यही होता ही है, तो अच्छे दोस्तों के साथ रहो। और बाकी जो समाज में कुछ लोग हैं कुछ भी कह रहे हैं, तो उनकी बात तो वैसे भी नहीं सुननी होती है। वो एक बाबुल सुप्रियो का बहुत प्यारा गाना भी है
ये छोड़ो, इधर उधर की बातें कहीं बीत ना जाए रहना, तो इधर उधर छोड़ो और जो भी है अपने रास्ते को फॉलो करते रहो और अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने 5 घंटा के विषय की बात करते हैं, तो जैसे कि पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते होता है कि 5-6 घंटा पढ़ने के बाद से पढ़ने का मन होता है, और ऐसा कभी होता है कि बस सब हो गया, अब आप कैसे मतलब क्या ये बहुत स्वाभाविक है कि 5-6 घंटा पढ़ने के बाद आप थक जाओगे। बहुत बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि अब सफलता शायद मेरे बस की बात नहीं है, पर इसका समाधान यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते होंगे। हम में से अधिकांश के माता पिता की पृष्ठभूमि इतनी नहीं होगी कि हम लोग अपना स्टार्टअप खोल लेंगे। मतलब जो स्टार्टअप नहीं कर सकता वही तो यूपीएससी करता है। तो हमें उस कंडीशन में अपने पेरेंट्स का चेहरा याद कर लेना चाहिए कि वो पापा कहाँ से धूप में काम करके आ रहे हैं, मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अपनी जरूरतों को कुर्बान करके आ रहे हैं। वो मम्मी जो सुबह से काम करना शुरू घर का करती है और रात तक पूरा करती है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि घर पे काम ही क्या होता है, खाना बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, साफ सफाई करना होता है। पर ये अगर काम इतना आसान होता है तो 1-2 दिन आप लोग ये भूमिका निभा करके देख लो। तो इस जर्नी के दौरान आपको अपने पेरेंट्स का चेहरा बीच बीच में याद करते रहना चाहिए और फिर वो मोटिव तो पता होना ही चाहिए कि क्यों करना है। तो आई थिंक जो इलीट शब्द है बर्न आउट होने की, एग्जॉस्ट कर जाने की, उससे आप बचोगे और आगे पढ़ाई को अच्छे से करते रहोगे। और थोड़ी बहुत निराशा तो ठीक है, महीने में अगर आप 30 दिन लगातार अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर मनोविज्ञानी से, मनोचिकित्सक से दिखवाने की जरूरत है कि कहाँ से इतना लेके आ रहे हो। अगर महीने में 4-5 दिन ऊपर नीचे हो रहा है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। 4-5 दिन एंजॉय भी करना चाहिए, मूवीज देखो, बहुत कुछ होता है, वो सब करो। सर एक क्वेश्चन और मेरा था। सर जैसे कि मान लीजिए कि 1 महीने में हम 26 से 27 दिन पढ़ पाते हैं और ऐसा लगता है कि मतलब कि 6 दिन पढ़ने के बाद सैटरडे तो उसके बाद रिलैक्स करना, संडे आ रहा है, और ऐसा करे कि फिर भी कभी मन करता है कि नहीं आज पढ़ना ही है, सिलेबस पढ़ा है, टारगेट बहुत ज्यादा है, तो और कंपटीशन भी ज्यादा है, इससे आप जूझते तो क्या करते? इसी में दोस्तों का रोल आता है, जो मैंने कहा था, बिचिंग करना चाहिए, बकवास करना चाहिए। मतलब चूंकि मुझे बोलना बहुत पसंद है, आप मुझे खड़ा करके अगर कहोगे तो मैं कल तक बोलता रह सकता हूँ, बस बीच बीच में सिर्फ पानी चाहिए। मुझे नहीं पता कि सर के द्वारा मुझे कितना टाइम अलॉट किया गया था, बट उस समय से तो मैं अभी तक लगा ही हूँ। तो आपको जो पसंद है आप वो करो बीच बीच में। पढ़ाई बहुत जरूरी है, बट अगर आप 8-9 घंटे ईमानदारी से पढ़ लेते हो, वैसे तो कोई स्केल नहीं होता है कि इतना घंटा हर दिन पढ़ना है, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। बट अगर आप 7-8 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप 1-2 घंटा एंजॉय कर सकते हो और बीच बीच में बाहर घूमने के लिए जा सकते हो, दोस्तों के संपर्क में रहो, तो इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान आसानी से हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 2026 में इस एग्ज़ाम देना है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम कब लेना चाहिए? आई एम सॉरी टू से कि मेरे पास मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप मेंटरशिप में क्या आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बट ये मैं कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसका रिवीजन करते रहो। उससे जुड़े जो PYQs है, वो प्री का हो या मेंस का हो, आप उसको सॉल्व करते रहो और जो बाकी नए सब्जेक्ट्स है उस पर अब आप काम करना शुरू करो। बट नए सब्जेक्ट पर काम करने को शुरू करने से पहले के साथ साथ आपको पुराने कंप्लीट हो चुके सिलेबस को भी रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि हम में से अधिकांश क्या करते हैं कि रिवीजन को स्किप कर देते हैं, नया पढ़ते हैं और पुराना भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है। सो मेंटरशिप तो आप अपना देख लो, एक बार अपने टीचर्स के साथ बातचीत करो, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट प्लीज रिवीजन करते रहना। ओके सर, थैंक यू।
सबसे पहले सर मेरी और मेरे दोस्त की ओर से आपको बधाई। धन्यवाद। तो आपके दोस्त भी बोल सकते हैं सीधा। मेरा यह सवाल है कि आपके बोलने के तरीका से मैं दो काफी सभी लोग काफी ज्यादा प्रभावित। धन्यवाद। कैसे परिभाषित करें? मुझे तो अपने आपके बोलने के तरीका में काफी सारा है, मैं अभी तक नोटिस कर पाया कि आप अधिक से अधिक शब्दों का चयन काफी भाषा बोलते हैं, तो ये सारी चीजें हम अपने आप को कैसे परिभाषित करें, कैसे विकसित करें? तो ये अब किताबी भाषा की जहाँ तक बात है तो शायद आप में भी वो अच्छी खासी व्यक्त हो रही है, क्योंकि आपने कहा परिमार्जित करें। अब क्योंकि मैं रेवेन्यू सर्विसेज में पहले भी मतलब उसमें मेरा हो चुका था, तो वहाँ पे हम लोग को परिमार्जन करना होता था लैंड रिकॉर्ड्स को, तो ये एक अच्छी किताबी भाषा है। जहाँ तक मेरी भाषा या मेरे बात करने का अंदाज का है, तो दो बातें मैं बताना चाहूँगा कि एक तो कहीं ना कहीं ये खानदानी गुण भी है। अब ये नहीं कि मेरे फैमिली में सब बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं। मतलब ये है कि मेरे घर में बोलने वाले लोगों का इतिहास रहा है, बहुत खूब बोलते हैं, और तो वो जेनेटिक्स मेरे अंदर भी आ ही गया है जीन्स के थ्रू। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो अब मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि मुझे ये पता था कि सिविल सर्विसेज को क्लियर करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट के इंटरव्यू को भी क्लियर करना होता है, और उस समय इंटरव्यू का मतलब मुझे ये पता था कि बस बोलना आना चाहिए। क्या बोलने आना चाहिए ये नहीं पता था, बस बोलना है। तो मैं बिहार से हूँ, और मैं बिहार के नवादा जिले से हूँ, और वो मगही बेल्ट है। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारी भाषा कितनी अच्छी होती होगी। मतलब अगर मैं ऐसा यहाँ पे कुछ बोल दूं तो शायद आप में से कुछ लोग मेरे पे केस कर सकते हो। तो मेरी भाषा उसी तरह की थी। तो अब मुझे ये पता था कि मेरी भाषा तो बिल्कुल खराब है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अगर अपना वीकनेस पता हो ना, तो आप अपने वीकनेस को बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हो और उसको स्ट्रेंथ में तब्दील कर सकते हो। तो फिर मैंने भाषा पे काम करना शुरू किया, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता था। मैं बोलने से पहले सोचता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों का चयन कैसा है, मुझे मेरे शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए। और जब मैंने कुछ समय लगातार ये कोशिशें की, तो इसका परिणाम ये हुआ कि मैं बहुत भाषा में सहज हो गया, और अब तो मुझे सोचना वैसे भी नहीं पड़ता है। और पहले मैंने कुछ दिन सोचा था, फिर बिना सोचे अब निकलने लगता है। तो आई फील कि अगर आप लोग भी शुरुआत में थोड़ा सोच करके बात करते हो, अपने शब्दों के संरचना में, शब्दों के चयन में, उच्चारण में, और उससे भी ज्यादा विचार के अभिव्यक्ति में कि आप कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हो, तो काफी स्थिति बेहतर हो जाएगी। और ये सिर्फ 1-1.5 महीने की बात होती है, फिर तो आप भी बोलने में एटलीस्ट सुधांशु त्रिवेदी जी के जैसा बोल ही सकते हो। एक और सवाल है कि जैसा कि आपने बताया प्रिपरेशन के दौरान आपने बहुत अच्छे ये करना है, ये करना, मुझे ये जानना है कि मैं क्या नहीं करूँ, आप क्या क्या नहीं करें प्रिपरेशन के दौरान, क्या करने से आप करना चाहते थे, ये सारी चीजें बता रहे थे। ये आई थिंक अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें शायद जो सबसे अच्छे कुछ क्वेश्चन है उसमें से ये रहा है, क्योंकि हम में से अधिकांश को लगता है कि हमें बहुत पढ़ना है, बट पर्सनली मुझे लगता है कि हमें बहुत कम पढ़ना है, क्योंकि हम में से अधिकांश ज़्यादातर वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें नहीं पढ़ना होता है। आप जब पढ़ोगे अपने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, तो यू विल फाइंड कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका काम बहुत अच्छे से चलता है। तो आपको क्या पढ़ना है या क्या करना है, इसका सबसे अच्छा आईना आपका सिलेबस और आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाती हैं। तो आप उससे पता करो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कि जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। मतलब मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिटी अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले तो यहाँ से जो नोट्स, क्लास नोट्स प्रोवाइड किया गया वो पढ़ेंगे, फिर घर जाएंगे, घर पे 1-2 अपने तरफ से किताबें लेकर के आते हैं। कुछ लोग लक्ष्मीकांत की किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग डी.डी. वासु पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो वो भी दोनों पढ़ जाते हैं। मतलब कहाँ से ऐसे पढ़ पाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये दिव्य ओजस्वी लोग आते कहाँ से हैं। तो ये मत करो, जो क्लास में बताया जा रहा है, आपके शिक्षक बहुत अनुभवी हैं, वो खुद एग्जाम्स दे करके आए हैं, यहाँ पे उनका
पढ़ा रहे हैं तो उनको सेलेक्ट किया गया होगा अच्छे से, और वो आपको बता रहे तो वो गलत नहीं बताएंगे। अपने टीचर्स पे हमें विश्वास रखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जगह पे जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उसको फोकस करो, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो। जो टॉपिक्स कम इम्पॉर्टेंट है मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसको स्किप कर दो, मैं बस ये कहूँगा कि उस पे उसके स्थिति के अनुसार उसको वैल्यू देना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक पे 1 महीना लगा रहे हो तो फिर स्थिति सोचनीय और दयनीय दोनों है। तो आपको जो इस टॉपिक की जितनी जरूरत है उतना ही उस पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात कि क्या नहीं करना है, तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करने की जगह पे, जैसे भी मैंने बोला कि बिचिंग करना है, तो इट डजेंट मीन कि आप सुबह से शाम तक वही करते रहो और वो भैया भी फ्रेश हो रहा हो। तो ये नहीं करना है, बाकी अपने समय का सदुपयोग करना है। विराज थक गया, इसको विराम दे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं करिश्मा, मुझे बस एक क्वेश्चन जानना है। अभी हम लोगों ने जैसे कि जीएस में इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ते हैं, पॉलिटी में बहुत सारे सेक्शंस पढ़ते हैं लाइक आरटीआई, तो इनका क्या अभी रियल लाइफ में हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइक कोई ऑफिशियल्स में, अगर जो हमारी जो निचली स्तर की है, पंचायत स्तर की है, प्रखंड स्तर की है या जिला स्तरीय है, अगर हम लोग कोई भी ऑफिस विजिट करते हैं जो भी सरकारी कार्यालय होती है तो उसमें बहुत तरह का जो इश्यूज आता है, लाइक कोई अधिकारी करप्ट है, कोई चीज़ों को अंदाज करते हैं, तो क्या हमें अभी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना काम सही करना चाहिए और औरों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आपके ये राइट्स हैं और आप इनका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को और सुविधाजनक बना सकते हैं? यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 तरह के ओपिनियंस हो सकते हैं। कुछ लोग तो आपको सीधा कहेंगे बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट बन ही जाओ, और अल्टीमेटली यूपीएससी में भी आने का उद्देश्य तो यही होता है कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे, तो आप इसके माध्यम से भी कर ही सकते हो। और दूसरा ये हो सकता है कि आप सीधा आरटीआई फाइल करने की जगह पे किसी और से करवाओ और खुद को वेट एंड चिल का फॉलो करो। तो आप अपने सिचुएशन को देखो, हाँ जरूरत पड़े तो आप आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन जरूर इकट्ठा करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अस्क्राइब से रिलेटेड बातें जाननी थी कि यूपीएससी अस्क्राइब कैसे प्रोवाइड करती है, तो मैंने आरटीआई का सहारा तो एज सच नहीं लिया था, बट मैंने कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट से बात की थी इस संबंध में। तो ये किया जा सकता है बजाय कि आप सीधा आरटीआई फाइल करके और सोशल एक्टिविस्ट का काम कर सकते हो, क्योंकि अभी पढ़ाई आपके लिए पहली प्राथमिकता है, तो शायद उस पर फोकस करना ज़्यादा अच्छा है। बट जरूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। को लेके है, इसका आंसर कैसे प्रभावी बनाए? इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, देखो आंसर राइटिंग में 3 बातें तो इम्पोर्टेंट होती है जो सब लोग बताते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आप जहाँ तक पॉजिटिव रखो, सजेशन के साथ रखो, उतना अच्छा है। इंट्रोडक्शन में आप कीवर्ड्स को डेफिनेशन के साथ शुरू कर सकते हो, और डेफिनेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का है या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जो देखने को मिलती है उन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। रिपोर्ट्स का इस्तेमाल बीच बीच में करते रहो अपने आंसर में। अपने आंसर में फैक्ट्स का भी ध्यान दो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख करके हम लोग चले आए। डायग्राम्स का इस्तेमाल करो, और जो बात है कि हम अपने निष्कर्ष को कैसे अच्छा लेके आए या उसकी भूमिका कैसे अच्छी बनाए, तो ये बोलने से नहीं हो पाता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है और बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे और जो टीचर्स आपको फीडबैक देंगे कि यहाँ पे सुधारने की जरूरत है, वहाँ पे सुधारने की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तो आई फील कि विद इन फ्यू डेज उसमें सुधार अपने आप हो जाएगा। ओके, आपने बताया ज्यादातर हमने देखा आपके अंदर डरा के रखा और आपने ऑल इंडिया रैंक 180। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि टू हैव नो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं कुछ और कर नहीं सकता तब। मैंने बोला कि इंजीनियर, डॉक्टर, एसएससी, बैंकिंग कुछ कर नहीं सकता था। बिजनेस, पैसे नहीं थे, खाने को तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं, तो कुछ तो लाइफ में करना ही था। मम्मी पापा कब तक साथ देते रहे थे, उनके भी एज हो चुकी है या कुछ समय के बाद और ज़्यादा हो जाएगा, तो आई हैड टू डू समथिंग। तो ये कुछ करने की जो इच्छा थी ना,
वो मेरे अंदर हमेशा एक ज्वाला को जगाए रखी। तो बस यही था मेरा कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, और बात की बात है कि वो नेम फेम ये वो आएगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मुझे सिविल सर्विसेज से ज़्यादा आसान इसमें कुछ और नहीं लगा, क्योंकि दूसरे एरिया में मुझे फिर से वही मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से पढ़ना होता, तो उसके बहस से मैं सिविल सर्विसेज की ओर ध्यान देने लगा। चलिए अब इसको कहीं विराम दीजिए। आप रविराज में थक गया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मेहनत की और खड़े होकर लगातार बोलते रहे, है ना। तो और आप लोग इस बात से मोटिवेट होइए कि जब ही कैन डू, तो आप लोगों को इससे आज इंस्पिरेशन लेके जाना चाहिए कि आप लोगों को जरूर सफलता मिलनी चाहिए और करना चाहिए, समझ रहे हो ना। आप लोग जो तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हो, डिमोटिवेट शब्द उनके लिए होता है जो हार मान जाते हैं। अब कम से कम डिमोटिवेट इस रविराज की कहानी के बाद तो होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितनी मेहनत के साथ इसने किया है। और अभी हालांकि हम इस बार इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बैठे थे, अपने आरपी सर ने का इंटरव्यू लिया था। अभी वो कह रहे थे कि हम पहले ही समझ गए थे कि ही शुड फॉल समथिंग विद इन 100, वो इंटरव्यू लेने के टर्म में, क्योंकि इस बार हम इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बैठे तो हम किसी को से कम्युनिकेशन मेरा हो नहीं पाया। रवि भी आया था, मुझे खोजा था, लेकिन हमें मुलाकात संयोग से हो नहीं पाई। तो ठीक है, तो रवि, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अब इसी मोटिवेशन के साथ लौटिए घर, और मैं आपसे को मिलवाऊंगा अंकिता से भी, और बहुत जल्दी। तो इस तरह से आपको इनके मिल, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो इंस्पिरेशन आपको मिलना है, ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे हर स्टेप में 2 दिन एक क्वेश्चन गलत हो गया तो डिमोटिवेट हो गए, मार्क्स कम हो गया तो डिमोटिवेट हो गए, एक हवा तेज चली तो डिमोटिवेट हो गए। तो ऐसे नहीं होता है, इसको बना के रखना पड़ता है। और आप अभी तुम सवाल कर रही थी इनसे जो 4th चांस में कैसे हुआ, ऑल इंडिया टॉपर का कौन सा चांस है? और उसने शुरू के 3 चांस में उसके साथ क्या हुआ था? वो तो पेशेंस, अपने आप पर भरोसा रखना ही पड़ता है। क्या रवि? हाँ, चले।